छोटे बच्चों की किडनैपिंग के बाद उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। हाथ पैर तोड़ने वाला कोई जल्लाद नहीं बल्कि एक लेडी डॉक्टर है। उसका साथ देने वाली एक और महिला है जो 5 महीने प्रेग्नेंट भी है। वो मैडम से कहती है कि मैडम आप बताइए मुझे बच्चा कहां से चोरी करना है, किधर से मुझे बच्चा मिल सकता है। फिर बकायदा उन बच्चों की किडनैपिंग कर कर उन बच्चों को चुरा कर ये जो 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है ये डॉक्टर मैडम के हाथ में बच्चे सौंप देती है। उसके बाद डॉक्टर आगे क्या करती है वो बताएंगे जरूर, लेकिन साथ में एक और महिला आ जाती है। महिलाओं की तिकड़ी बन जाती है। 3 महिलाएं मिलकर बच्चों की किस तरीके से किडनैपिंग करेगी। और जो तीसरी जो महिला है ये बतौर वकील है एक नामी फर्म के अंदर, एक डॉक्टर, एक वकील, एक 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी। इन तीनों महिलाओं ने कुछ इस तरीके से समाज को अंदर खोखला किया, बच्चों की किडनैपिंग कर कर उन्हें उनके हाथ पैर तोड़कर। और कैसे नेक्सस काम करता है और इनका पूरा मानना था कि हम पुलिस को बेवकूफ बना सकते हैं, पुलिस हमारे षड्यंत्र में कुछ इस तरीके से फंसेगी कि हम पुलिस चाहकर भी उन तक कभी नहीं पहुंच सकती। और इस पूरे खेल में जो दिल्ली पुलिस थी, जो रेलवे पुलिस थी, वो बकायदा यूपी के महाकुंभ के अंदर पहुंच जाती है। भीड़ में उन महिलाओं की तलाश की जाती है, लेकिन फिर भी ये महिलाएं नहीं मिल रही थी। कुछ इस तरीके से इन्होंने ताना बाना बुना था कि पुलिस इन तक कभी पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन एक ऐसा सिरा मिलता है जिसे पकड़कर पुलिस उन 3 महिलाओं में से एक महिला जो प्रेग्नेंट थी 5 महीने की, उसे कटघरे के अंदर खड़ा करती है और जज साहिबा के सामने वो एक तोते की तरह पूरी कहानी बताती है और बताती है कि मैंने किस तरीके से छोटे बच्चों की किडनैपिंग की। आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको अंदर से रुला देगी। और खुद जो बकायदा जितने पुलिस वाले जितने भी लोग मौजूद थे कोर्ट के अंदर, सबके होश फाख्ता हो गए। क्या है अंदर की कहानी, चलिए अब तफसील से जानते हैं। उन 3 महिलाओं की तिकड़ी किस तरीके से छोटे बच्चों की किडनैपिंग कर हाथ पैर तोड़ने का जो मामला था, बच्चों के साथ आगे क्या होता है, तफसील से जानिए। तो जिस तरीके की ये वारदात है, जिस वारदात के बारे में आज हम डिकोडिंग क्राइम में बात करने वाले हैं, उस वारदात को जानने के बाद आप सभी को एक बार दिल्ली पुलिस की तारीफ ज़रूर करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर, खतरों से खेलकर इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करती है। एक डॉक्टर, एक वकील का जो काला चेहरा है, जो बाहर बनकर घूम रहे थे कि वो डॉक्टर और वकील हैं, उनका जो गंदा चेहरा है वो कैसे समाज के सामने लाते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे जिनकी लगातार रिपोर्ट लिखाई गई उन्हें सही सलामत उनके माँ बाप तक पहुँचाती है दिल्ली पुलिस। इसलिए दिल्ली पुलिस को सल्यूट करना तो बनता है। लेकिन अब इस वारदात की शुरुआत कैसे होती है और पुलिस तक ये पूरा केस पहुँचता कैसे है, वो अब आपको मैं समझाती हूँ। इसके बाद हम एक एक करके इस पूरे केस को सिरे तर सिरे समझते चले जाएंगे। होता दरअसल ये है कि 2025 यानी इसी साल की बात है, जनवरी तारीख 21, एक महिला जो है वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इधर से उधर भाग रही है। उसकी साड़ी जो है, उसका पल्लू गिरता जा रहा है, उसे कुछ होश नहीं है, उसके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। वो बस अपने बेटे यानी उसकी माफ करिए 4 महीने की बच्ची को आवाज़ लगा रही है। बच्ची नहीं सुन पाएगी लेकिन वो माँ है तो वो बार बार उसका नाम पुकार रही है और इधर से उधर भाग रही है। आसपास जो लोग हैं जो ट्रैवल करने जा रहे हैं वो भी उसे देख रहे हैं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब 30 साल की जो महिला है उसकी हालत ख़राब होती है, वो परेशान हो जाती है। करीब करीब सुबह से लेकर शाम हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसकी 4 महीने की बेटी आखिर कहाँ चली गई। अब इसके लिए उस महिला को लगता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल आता है कि क्या पुलिस उसकी बात सुनेगी, क्योंकि वो महिला सोचती है कि वो गरीब है, वो मजदूर है, तो क्या पुलिस उसकी बात सुनेगी। लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर महिला अपनी रिपोर्ट लिखाती है। वो पुलिस को बताती है कि कल शाम मैंने मेरी 2 बेटी हैं, एक मेरी 7 साल की बेटी है और एक मेरी 4 महीने की बेटी है। हाँ, मैंने अपनी बेटी के साथ खाना खाया, फिर हम लोग सो गए थे। सोने के बाद अचानक जब मेरी सुबह 5 बजे आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी 7 साल की जो बेटी है वो तो मेरे बगल में सो रही है, लेकिन 4 महीने की जो मेरी बच्ची है वो गायब है। अब पुलिस जब ये चीज़ सुनते हैं तो पुलिस को लगता है आपसी कोई दुश्मनी हो सकती है या किसी ने क्योंकि जो महिला थी वो रेलवे स्टेशन पर ही रहती थी, वो पेन बेचने का काम करती थी। वहीं पर जो ट्रैवलर्स आते थे, जो लोग ट्रैवल करते थे, वहाँ पर उन्हें पेन बेचा करती थी। अब पुलिस को लगा हो सकता है आसपास में जो ऐसे और लोग काम करते हैं उनमें से कोई बच्चा ले गया हो। पुलिस ने महिला से इस बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की तो महिला ने साफ इनकार कर दिया। महिला ने कहा कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया, प्लेटफॉर्म पर, उसके बाहर, जिन लोगों को मैं जानती हूँ मैं उनसे तक मिलाई, कहीं पर भी मेरी बच्ची नहीं है। अब मामला गंभीर था क्योंकि एक 4 महीने की बच्ची गायब हुई थी। पुलिस फौरन एक्शन में आती है और इसके बाद ताबड़तोड़ इन्वेस्टिगेशन
शुरू करती है। और उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो थे विजय समायरा। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें जो सीसीटीवी तस्वीर है, यानी प्लेटफॉर्म पे जो सीसीटीवी लगा है उसके आसपास बाहर जो लगा है कि कोई बाहर लेकर जा रहा है बच्चा तो दिख जाएगा, तो वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं। अब सीसीटीवी में उन्हें एक वीडियो दिखता है, एक फुटेज दिखता है जिसमें देखा जाता है कि एक महिला है जिसने उस बच्ची को अपने कंधे पर ऐसे छुपाया हुआ है, छुपाकर वो उसे लेकर जा रही है। अब पुलिस को समझ में आ गया कि औरत ने किडनैपिंग की है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तांत्रिक का एंगल हो सकता है, क्योंकि आजकल जो तांत्रिक है वो भी बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं कि बच्चा लेकर आओ उसकी बलि देंगे। पहला केस पुलिस को ये लगा कि तांत्रिक का एंगल हो सकता है। दूसरा लगा कि इस महिला का जो किडनैप कर ले जा रही है इसका कोई बच्चा नहीं होगा, इसलिए इसने बच्चा चुराया होगा। तो और तीसरा वही गिरोह जो काम करता है बच्चों से किडनैपिंग कराता है, लेकिन 4 महीने की बच्ची थी उससे कौन किडनैपिंग कराएगा। तो ये सारे सवाल पुलिस के मन में उसने बार बार कौंध रहे थे। अब पुलिस ये करती है कि जो महिला उस प्लेटफॉर्म से निकली है जहां उसका सीसीटीवी में कैप्चर हुई है उससे लेकर वो सीसीटीवी कहां कहां तक जा रहा है, मतलब उस रास्ते में जहां जहां सीसीटीवी है प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद उन सभी एरिया का, मतलब लगभग जो आसपास का एरिया उन सभी के सीसीटीवी जो पुलिस है वो चेक करती है। अब चेक करने के बाद पुलिस को पता लगता है कि वो एक ऑटो में बैठी है। सीसीटीवी में पुलिस को ये भी फुटेज दिखता है कि वो एक ऑटो में बैठी है। अब ऑटो चालक को पुलिस को पकड़ना बहुत ज़रूरी था। पुलिस उसका नंबर निकालती है, उस तक पहुंचती है और फिर उस ऑटो वाले से पूरी जानकारी निकाली जाती है। अब ऑटो वाला पुलिस को बताता है कि साहब एक मैडम थी, उनके हाथ में एक छोटी बच्ची थी, मैंने उन्हें ऑटो में बिठाया था और फिर बदरपुर की साइड हम लोग गए थे। वहाँ उन्होंने शायद किसी को कॉल किया था। अब पुलिस वालों के लिए जानना जरूरी था कि आखिर उसने कॉल किसे किया, बदरपुर में वो गई तो आखिर कहाँ गई, क्योंकि पुलिस ने आगे जब उससे पूछा ऑटो वाले से तो उसने कहा कि इसके बाद मैडम मुझे नहीं दिखी, ना मैंने उन्हें आसपास देखा। अब पुलिस को लगा कि हमें इस औरत ने किस शख्स से बात की, क्या क्या वो जानना होगा, लेकिन उसके अलावा पुलिस की बाकी टीम जो ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी वो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताते हैं कि सर हमें एक और चीज़ पता लगी कि अभी हाल ही में, मतलब पिछले साल 2024 में अक्टूबर में ऐसे ही एक बच्ची और गायब हुई थी। अब जब पुलिस को ये पता लगता है कि एक बच्ची और गायब हुई थी तो पुलिस ने बोला, यानी जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आप ना इसका पैटर्न पता करिए। कभी भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सीरियल किलिंग हो, सीरियल किडनैपिंग हो, तो उनका पैटर्न देखना चाहिए जिससे ये पता लगता है कि किडनैपिंग करने वाला या मर्डर करने वाला एक ही है। तो पुलिस ने बोला कि सबसे पहले हमें पैटर्न पता लगाना पड़ेगा। अब पैटर्न क्या पता लगता है कि उसमें भी जो 2024 अक्टूबर में जो केस हुआ उसमें भी ये होता है कि एक औरत ने बच्चे को चुराया और औरत बदरपुर गई और बदरपुर से गायब हो गई, यानी ना उसके पास सीसीटीवी दिखा और ना कुछ भी दिखा। अब पुलिस के पास 2 ऑटो वाले, यानी जिसने पहले 2024 में जो अक्टूबर में बच्चा किडनैप हुआ और जनवरी में किडनैप हुआ, तो जो रीसेंट ऑटो वाला था वो तो पुलिस के पास था ही। तो पुलिस ने सोचा क्यों ना हम उस वाले दूसरे ऑटो वाले को, यानी जो पुराना ऑटो वाला था जिसने औरत को बदरपुर के एरिया में छोड़ा था, उसको भी ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले जो नया ऑटो वाला था, यानी जो हाल ही में जनवरी में जो एक बच्ची किडनैप हुई उसके केस में जो ऑटो बदरपुर ले जाकर छोड़ता है, उससे पूछते कि क्या तुमने सुना था कि जो महिला पीछे तुम्हारी सीट पर बैठी थी उसने क्या बात की। तो उसने बोला ये नहीं समझ में आया कि उसने बात क्या की, फोन स्पीकर पे नहीं था, बट उस महिला ने ये जरूर बोला कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओ। अब पुलिस को लगा कि ये बहुत बड़ा क्लू है, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि उसने किसी को कॉल किया और प्लस उसने किसी को मिलने के लिए बुलाया। तो पुलिस ने सोचा, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि अब हमारा काम बन सकता है। लेकिन उससे पहले 2024 में जो किडनैपिंग हुई थी उसके जितने जो भी टीम थी जो केस को सॉल्व कर रही थी उनको भी इस पूरे मामले में मिला लिया गया। मतलब दोनों टीमें मिलकर काम करने लगी कि दोनों केसेस पर अब काम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले 2024 में जिस बच्चे की किडनैपिंग हुई थी उसके ऑटो वालों को भी ढूंढना अब बहुत बड़ा टास्क था। जब उसको ढूंढा गया, पुलिस ने कड़ी मशक्कत की, वो ऑटो वाला भी मिल गया। उससे भी जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि जो एक महिला बैठी थी उसे मैंने बदरपुर तक ही छोड़ा था, उसके बाद मैं वापस लौट गया था, आगे मुझे कुछ नहीं पता। तो फिलहाल पुलिस को पहले वाले जो ऑटो ड्राइवर था उससे कुछ नहीं पता लगा, लेकिन जो बाद यानी रिसेंट जो ऑटो ड्राइवर मिला उसने ये बात बताई कि मैडम किसी से कॉल पर बात की और उन्होंने कहा कि देखो मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम भी आ जाओ। अब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर यानी आईओ ने अपनी असली जो कहते हैं ना चाल चलिए, यूँ कहें कि प्रॉपर तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब वो ये करते हैं कि देखिए 2 बच्चों की किडनैपिंग वो लोग सॉल्व कर रहे थे, रिसेंट वाली और उसको जोड़ते हुए पुरानी वाली। तो उन्होंने ये बोला कि 2024 में जब अक्टूबर के महीने में जिस दिन बच्चा किडनैप हुआ उस दिन उस एरिया के, मतलब बदरपुर में जब वो महिला कॉल कर रही थी जिस जगह पर, वहाँ से करीब आप 200 मीटर ले लो, 500 मीटर ले लो, इस एरिया में कितने फ़ोन एक्टिव हैं, या अंदाजन 1 किलोमीटर का एरिया ले लो, कितने फ़ोन एक्टिव थे।
साथ ही साथ जनवरी में जो बच्चा किडनैप हुआ तब जो बदरपुर गया वहाँ पर जब उसने कॉल किया तब कितने फ़ोन एक्टिव थे। तो ऐसे में जब पुलिस ने फ़ोन एक्टिव देखे तो उन्हें पता लगा कि बहुत सारे जो नंबर्स हैं, जो कॉल हैं, वो बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स के हैं, कैब ड्राइवर्स के हैं, रिक्शे वाले, बहुत कुछ दुकानदार हैं। बट उसमें से पुलिस को एक फ़ोन ऐसा मिला जिसका जो नंबर था वो सेम था और साथ ही साथ जो फ़ोन नंबर थे वो चेंज थे। जैसे हमारे फ़ोन को, हर एक फ़ोन को एक एमआई नंबर मिला होता है तो वो सेम था फ़ोन का, लेकिन जो कॉल के सिम कार्ड होता है वो चेंज थे। अब पुलिस को ये पता लग गया कि फ़ोन एक ही शख्स का है, हाँ उसमें नंबर अलग अलग हैं जो ये लोग किडनैपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं इसलिए उन्होंने इतने नंबर रखे हैं। अब जब उसकी डिटेल निकाली जाती है, फ़ोन नंबर के बारे में पता किया जाता है, फ़ोन के बारे में पता किया जाता है, तो पता लगता है कि वो किसी आरती नाम की महिला का है। अब पुलिस को ढूंढना था कि आरती है कौन, तो आरती के बारे में पता लगाया जाता है तो पता लगता है उसका एक पति सूरज भी है। अब जब उनके घर तक पहुंचते हैं तो पड़ोसी से पता लगता है कि वो लोग महाकुंभ गए हैं। अब दिल्ली पुलिस खुश होती है, दिल्ली पुलिस को लगता है कि महाकुंभ गए हैं, हमें पता है कौन है, फ़ोन नंबर उनका है, चेहरे हम निकाल ही लेंगे, अब हम उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं और यूपी पुलिस की हेल्प भी ले लेंगे। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि दिल्ली पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जैसे ही जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो महाकुंभ पहुंचती है, वैसे ही आरती का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और वो वही दिन था जिस दिन महाकुंभ में भगदड़ मची थी। आप याद करिए वो भगदड़ का दिन जिसमें कितने लोग जख्मी हो गए थे, कितने लोग घायल हो गए थे और जो बैरिकेड है उसको टाप कर, उसको फांद कर जो लोग हैं वो एक दूसरे पर चढ़ते जा रहे थे और बहुत लोग की मौत हो गई थी। अब जैसे ही आरती का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूल गए। उन्हें लगा कि हो ना हो अगर नंबर बन जा रहा है तो मतलब आरती और सूरज यानी जो दो आरोपी हैं, जो उनके संदिग्ध हैं, वो भी इस स्टैम्पेड में मारे गए या उनके साथ भी कुछ ऐसा हो गया। अब दिल्ली पुलिस को लगा वो केस कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसी पर बातचीत हो रही होती, दिल्ली पुलिस के जो टीम मेंबर्स थे वो सोच रहे होते हैं कि उनमें से तभी एक शख्स आइडिया देता है, एक पुलिस वाला आइडिया देता है कि क्यों ना एक तुक्का लगाया जाए, एक कहते हैं ना कि निशाना लगाया जाए, क्या पता वो बिल्कुल ही सेट बैठ जाए। तो करते ये लोग ऐसा है कि जो आरती थी उसकी जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें कई ऐसे कॉमन नंबर मिलते हैं जो पता लगता है कि आरती उनसे रेगुलरली बात करती थी कई लोगों से। उनमें से एक को पुलिस फ़ोन करते हैं ये सोचकर कि आरती के रिलेटिव हो सकते हैं। अब तुक्के से एक फ़ोन लग भी जाता है, उधर से आरती का कोई रिलेटिव उठाता है और पुलिस एक झूठ बोल देती है और उसी झूठ के चलते ये पूरा गैंग जो है वो सामने आता है, इनका जो काला चिट्ठा है वो सामने आता है। पुलिस फ़ोन पर कहती है कि देखिए महाकुंभ में एक महिला है आरती, उनका फ़ोन खो गया है और वो हमें मिल गया है, तो अगर आप लेना चाहती हैं तो आप इस जगह पर कांटेक्ट कर लीजिए। और हुआ भी कुछ ऐसा था। दरअसल महाकुंभ में जिस रोज़ स्टैम्पेड हुई, जिस रोज़ आरती और सूरज गए, वो सही सलामत थे, बस उनका फ़ोन खो गया था और इसीलिए वो फ़ोन स्विच ऑफ था और आरती को जो है इसी झूठ में वो फंस गई। और इसके बाद जो रिलेटिव हैं बताते हैं कि हाँ आप इस एड्रेस पे आ जाइए, यहाँ पर आपको आरती मिल जाएगी और आप फ़ोन दे दीजिए। अब ये सारी चीज़ जानने के बाद पुलिस को तसल्ली होती है और दिल्ली पुलिस को लगता है कि अब फ़ौरन चलो, केस सुलझने वाला है। अब इसके बाद जैसे ही आरती पकड़ी जाती है वो एक एक कर कई लोगों के नाम बताती है। वो एक डॉक्टर मैडम का नाम बताती है जो इस पूरे गैंग की, आप ये समझिए, बेहद शातिर डॉक्टर मैडम, जो जानती है कि कब बच्चों को किडनैप करना है, कहाँ से बच्चों को किडनैप करना है और किस कैटेगरी के बच्चों को किडनैप करना है। वो हर एक चीज़, वो हर एक डीलिंग, वो हर एक कोड वर्ड बताती है आरती को। अब आप समझिए कि आखिर आरती है कौन, वो इस धंधे में कैसे फंसी और वो लेडी डॉक्टर, वो वकील कौन है जो दिल्ली की सड़कों पर हाहाकार मचा रहे थे, जो दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए थे और सफ़ेद कपड़े, काले कपड़े पहनकर कैसे एक घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे। देखिए जो आरती है, आरती जिस तरीके से पकड़ में आती है उसे लगता है कि पुलिस उसे चारों तरफ से दबिश दे चुकी है। इसके बाद आरती सबसे पहला जो पुलिस के सामने जाकर बताती है कि जनाब मैं ही हूँ वो औरत हूँ जिसने हाल ही में जो बच्चा किडनैप हुआ था, मैंने ही बच्चे को किडनैप किया था। पुलिस पूछती है कि क्यों। फिर आरती अपनी एक कहानी बताती है। आरती कहती है कि देखिए मेरा नाम, जो असली जो मेरा नाम है वो आरती नहीं है, मेरा जो असली नाम है वो रजीना है। मैं बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 17 साल पहले एक शख्स से हुई थी। हम 7 साल साथ में रहे, जिससे हमारे 2 बच्चे भी हुए, लेकिन मेरी अपने पति से नहीं बनी, इसलिए मैं अब फरीदाबाद आके रहने लगी हूं, जहां पर मुझे यूपी के एक शख्स से प्यार होता है जिसका नाम सूरज था। सूरज के साथ मेरे 2 बच्चे हैं और तीसरा जो मेरा भी पेट के अंदर है। ये कहानी वो बताती है और इससे लगता है कि शायद पुलिस वाले थोड़ी सी तरस खा जाएंगे। पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें तुमने जो हमें बताई हैं, और इसलिए उसने रजीना से अपना नाम बदलकर अब
जब सूरज के साथ शादी की तो उसने अपना नाम आरती रख लिया। अब सूरज क्या काम करता है? सूरज मजदूरी का काम करता है और सूरज और जो आरती है वो चाहते हैं कि लैविश लाइफस्टाइल वो जिए, एक अमीर लोगों की तरह जिंदगी जिए। लेकिन जो सूरज जिस तरीके का काम करता है उससे उस पैसे नहीं आ पा रहे थे जिससे 2 बच्चों का, खुद आरती का भला पोषण हो सके और ये खाना पीना भी अच्छे तरीके से खा सके। इस पर आरती का प्लानिंग बनाती है और सोचती है कि मैं अब अच्छी जिंदगी कैसे जीऊं। पहली बार आरती को कांटेक्ट में आती है डॉक्टर प्रिया, कई लोग इसे नर्स भी कह रहे हैं। डॉक्टर प्रिया आईवीएफ में एक आईवीएफ जो मान लीजिए जिनको बच्चे नहीं हो पाते हैं तो उनको टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे पैदा करने में मदद करती हैं कि उनका खुद का क्लिनिक है। तो डॉक्टर प्रिया का नाम लेती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर प्रिया किसी तरीके से वो चाहती है कि जो गरीब जो बच्चे हैं वो उन्हें लाकर उनके हाथ में सौंपे। उसने ये भी कहा कि देखो जो आरती, अगर तुम चाहो जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम मुझे लाकर अगर दोगी तो मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए और एक जमीन का प्लॉट भी तुम्हारे नाम कर दूंगी, बशर्ते कि जो तुम्हारे पेट में जो पल रहा बच्चा है वो मुझे आकर सौंप दो। पहली चीज। दूसरी चीज डॉक्टर प्रिया ने ये भी कही कि देखो पैसे तुम्हें कमाने, पैसों की जरूरत है तुम्हें, मैं चाहती हूं तुम पैसे कमाओ, अमीर बनो, बस मैं ये चाहती हूं तुम किसी भी तरीके से कहीं से भी बच्चा चुरा कर मेरे पास ले आओ, बच्चों का इंतजाम कर दो, उसके बाद तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आरती पूछती कि मैडम मैं बच्चा कहां से चुराऊंगी, मैं बच्चा कहां से लाऊंगी? तो प्रिया मैडम बताती हैं प्लानिंग। प्रिया मैडम के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन पर कई गरीब लोग ऐसे ही सोते रहते हैं, उनके बच्चे बगल में पड़े रहते हैं, कोई तुमसे कुछ पूछेगा नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं है, वहां से बच्चे उठाने हैं और मुझे मेरे हाथ में लाकर सौंप देना है। ये जो बच्चे होंगे कम से कम 1 साल के अंदर होने चाहिए, 1 साल से बड़े बच्चे नहीं होने चाहिए। आरती ने पूछा कि गरीब बच्चे ही क्यों? तो प्रिया मैडम कहती हैं जो गरीबों की इस देश में कोई सुनता नहीं है, तुम गरीब बच्चों को लेकर मेरे हाथ में सौंप दोगी, पुलिस भी इतनी अच्छी तरीके से छानबीन नहीं करेगी, जब तक किसी अमीर का बच्चा ना खो जाए पुलिस इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेती है। लेकिन पहली बार जब पुलिस ने इंटरेस्ट लिया, पुलिस ने सोचा कि वे जाकर तफ्तीश करें, तब पता लगता है कि प्रिया मैडम एक तरीके से पूरी काली दुनिया चलाती थी। आरती से पूछा गया कि आरती ये बताओ कि तुम्हारे आगे का काम क्या होता था? आरती ने बताया कि वो कई सारे और गैंग से भी जुड़ी हुई थी। उसका ये भी कहना था कि वो 5 से 6 साल के बच्चों को भी किडनैपिंग करते थे और उन बच्चों की किडनैपिंग करने के बाद उनके हाथ पैर जानबूझकर तोड़ दिए जाते थे। क्यों? तो इसके पीछे जो एक मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन बच्चों से भीख मंगवाया जा सके। गरीब के बच्चे को उठाओ, उसके हाथ पैर तोड़ो, फिर उन्हीं बच्चों से पूरी जिंदगी भीख मंगवाओ। जो आप देखते होंगे ना स्टेशनों पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, वो हालात के मारे हैं। और ये जो पूरा जो नेक्सस है कुछ इस तरीके से काम करता है कि आरती जैसे लोग बच्चों की किडनैपिंग कर प्रिया को सौंप देते हैं। तो पुलिस ने पूछा कि चलो हमें भीख मांगने वाली बात समझ में आई, लेकिन प्रिया मैडम बच्चों के साथ और क्या क्या करती थी? तो प्रिया मैडम आगे उन बच्चों को बेच दिया करती अमीर लोगों को। लेकिन अमीर लोगों को बेचने के लिए, क्योंकि जो अमीर लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, तो इस पर जो आरती के साथ जो तीसरी जो औरत सामने आई वो थी निमी। एक तरीके से मैं आपको बताऊं, निर्मला नाम है उसका, असली नाम है निर्मला। एक दिल्ली के कोर्ट में काम करती है और एक अच्छे फर्म्स के में वकील है। अब ये क्या करती है निर्मला कागजात तैयार करती है। जब भी आरती बच्चा चुरा कर लाती है वो बकायदा फोन से उस बच्चे का फोटो खींचकर दोनों निर्मला और डॉक्टर प्रिया को भेजती है और कहती है कि जो प्लान था सक्सेस हो चुका है, बच्चा चुरा लिया गया है, अब क्या करना है? निर्मला सूरज और आरती के नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसमें बताया जाता है कि बतौर गार्जियन माँ बाप यही दोनों हैं और ये उनका बच्चा है। कागजात बन जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। इसके बाद ये जो चीजें हैं ये डॉक्टर प्रिया मैडम ये बताती है। डॉक्टर प्रिया मैडम जो उनकी क्लिनिक है उसमें तमाम लोग आते हैं। मान लीजिए किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के घर में सिर्फ बेटियां हो रही हैं, उन्हें लड़की की दरकार है, तो ऐसे में ये नेक्सस उनको ये चीजें बेच देता बकायदा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब इसमें जो आरती है वो किस तरीके से बात करती है, जब वो कहती है कि छोटा पैकेट होता था जो बच्चियों की, जब लड़कियां होती थी, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, जब उन्हें वो किडनैप करके लाती थी तो कहती थी कि छोटा पैकेट मिला है, मतलब जो इसकी कीमत होती थी 50,000 से शुरू होती थी। जब बड़ा पैकेट की बारी आई तो बड़ा पैकेट से कहने का मतलब लड़का मिला है और लड़की की कीमत शुरू होती थी 2 लाख रुपए से। लेकिन अगर अच्छी डील हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, 4 से 5 लाख रुपए तक ये डील
हो जाती थी बड़ी आराम से, और उसमें इन तीनों महिलाओं को अच्छा अच्छा कट मिलता भी था। क्योंकि जो किडनैपिंग का काम, बच्चे लाने का काम, तो इसमें हर एक डील में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की जो डील होती थी वो सिर्फ और सिर्फ इस आरती को मिलता था। दूसरों की बच्चों को चुरा कर उन्हें किडनैप कर कर डॉक्टर एक मोटा कट रखती थी, साथ ही निर्मला भी एक मोटा कट रखती थी। जब ये सारी कहानी पुलिस वाले सुन रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आरती तो बहुत ज्यादा चालाक है, लेकिन पकड़ने की बारी थी कि आप पकड़े तो पकड़े कैसे। अब आरती बताती कि सर आप मुझे छोड़ दो, मैं निर्मला को पकड़वा सकती हूं, मैं डॉक्टर मैडम को भी पकड़वा सकती हूं। आरती से फोन करवाया जाता है पुलिस द्वारा कि बोलो कि निर्मला को कि मैंने एक बच्चे को किडनैप कर लिया है, कागजात तैयार कर लो, मुझे तुमसे मिलना है। बकायदा एक मैसेज भेजा जाता है, वॉइस नोट भेजा जाता है वकील साहिबा को। वकील साहिबा पुलिस के चंगुल में फंस जाती हैं और पता लगता है कि कागजात भी तैयार करना शुरू कर देती हैं। रंगे हाथ वकील मैडम को पकड़ा जाता है। अब बारी थी, ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं ये एक ही दिन की सारी चीजें हैं। अब क्योंकि वकील मैडम गिरफ्त में आ चुकी थी, अब बारी थी डॉक्टर प्रिया को गिरफ्तार करने की। पुलिस छानबीन करती, पता लगता है कि डॉक्टर प्रिया के पास एक स्कूटी भी है। डॉक्टर प्रिया घर पर नहीं है, डॉक्टर प्रिया इस वक्त भी अपने क्लिनिक में मौजूद है। अब सादी वर्दी में जितने भी पुलिस वाले थे वो अस्पताल के अंदर पहुंच जाते हैं कि आज डॉक्टर प्रिया को गिरफ्तार कर कर इस पूरे नेक्सस का भांडा फोड़ देंगे। लेकिन डॉक्टर प्रिया उस वक्त क्या कर रही थी? डॉक्टर प्रिया ऑपरेशन थिएटर में थी और एक बच्चे की डिलीवरी करने में मदद कर रही थी, ऑपरेशन कर रही थी। अब कम से कम मान लीजिए 8 से 10 पुलिस वाले सादी वर्दी के अंदर अस्पताल के अंदर घुस जाते हैं। अस्पताल वालों को लगता है कि शायद अस्पताल के जो सामने जो रोड बननी है, जो सड़क बननी है, उसमें डॉक्टर प्रिया से कुछ काम होगा, इसलिए ये सारे अफसर आए हुए हैं। जैसे ही 3 घंटे के इंतजार के बाद दरवाजा खुलता है, डॉक्टर प्रिया बाहर आती हैं, पुलिस उसे दबोच लेती है और पुलिस बोलती है कि अपना फोन दिखाओ। तुरंत ही उसका फोन निकाला जाता है। उस फोन के अंदर से 18 बच्चों के फोटोज मिलते हैं जो अलग अलग लोगों को बेचे गए थे। इसमें पता लगता है कि लोधी रोड में एक रोड है, वहां पे किसी अमीर शख्स को एक बच्चा बेचा गया था। उस शख्स ने 3 लाख रुपए में डील हुई थी। उस 3 लाख रुपए में जब एक किडनैप हुआ बच्चा उस लोधी वाले बिजनेसमैन को मिला, उस बिजनेसमैन ने उस 3 लाख वाले बच्चे को किसी और शख्स को भी बेच दिया। तो सोचिए नेक्सस किस तरीके से काम करता है कि पहले इनसे खरीदा, फिर उसी बच्चे को कहीं और बेच दिया। याद रखिए, इस बच्चे की अभी आंख ठीक से खुली भी नहीं थी, तब इस पूरे समाज में किस तरीके से जल्लाद की तरह उसके साथ रवैया अपनाया जा रहा है। एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ उसको अपनी मां से दूर कर कर सिर्फ और सिर्फ बेचा जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही बड़ा होगा उसके हाथ पर तोड़कर उससे भीख मंगवाया जाएगा। लेकिन पुलिस यहां पे जब अपना काम करती है, एक एक बच्चे को ट्रैक कर कर उन्हें बुलाया जाता है और एक अपने सेंटर में रखा जाता है। उनके माँ बाप से कांटेक्ट कर कर बोला जाता है कि ठीक है, आप अपने बच्चों को लेने आ सकती हैं। पता ये लगता है कि प्रयागराज से भी बच्चे चुराए गए हैं, महाकुंभ से भी बच्चे चुराए गए हैं, स्टेशनों से बच्चे चुराए गए हैं, और उन तमाम जगहों से बच्चे चुरा कर ये लोग दिल्ली के आसपास जितने भी जो अमीर लोग हैं उन्हें ये बेच देते हैं। जिन्हें नहीं बेच पाते हैं उन्हें बड़ा कर उनके हाथ पर तोड़कर इनसे भीख मंगवाते हैं। उसके बाद ये जो दोनों महिलाएं थी, जो डॉक्टर प्रिया भी थी, डॉक्टर प्रिया खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट है। जो आरती है, जो एक मजदूर की बीवी है, वो भी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। उसे कटघरे के पीछे खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ सबके सामने कि तुमने किस तरीके से इस नेक्सस में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि जो बच्चा किडनैपिंग का जो नेक्सस है कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर आप एक को गिरफ्तार करते हैं तो पता लगता है कि 3 और लोग इससे जुड़े हुए हैं। उन तीनों को गिरफ्तार करने जाओगे तो पता लगेगा कि वो 3 आगे किसी और से जुड़े हुए हैं। तो अब तक पुलिस का कहना है कि वो 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन इस नेक्सस का जो किंग है या जो राजा है उस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये मकर जाल कुछ इस तरीके से बुना गया है कि इसमें आपको सिर्फ छोटे मोहरे मिलते हैं डॉक्टर प्रिया जैसे। डॉक्टर प्रिया के पास क्लाइंट्स कौन भेजता है, कैसे आते हैं, इसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और पता हो सकता है कि कोई बड़ा शख्स इसके पीछे हो, क्योंकि ये तीनों महिलाओं ने मिलकर कुछ इस तरीके से काम किया कि तीनों महिलाओं की बस की बात नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा कोई राजदार है जो अब तक छुपा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक डाटा बताने की कोशिश करूं। एक डाटा है जो हमारे पास है, उसमें आपको अगर हम बताएं तो अब तक 2024 में जो पिछला साल गुजरा ही है 3,948
मिसिंग केसेस दर्ज हुए थे, 2023 में 3,974 और सेम 2022 में। तो लगभग हर साल 4,000 बच्चे किडनैप हो रहे हैं या गायब हो जा रहे हैं। किसी को इसकी भनक नहीं लग रही, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने 80% से ज्यादा मामलों में बच्चों को अपने माँ बाप से मिला दिया है। लेकिन 80% छोड़िए, 20% बच्चे जो आपको सड़कों पे दिखते हैं, जो भीख मांगते हुए दिखते हैं, कभी रुक कर उनका हालचाल पूछ लीजिए क्या तुम कहीं भूले भटके तो नहीं हो, क्या तुम्हें अपने माँ का चेहरा याद है, क्या तुम्हें अपने बाप का चेहरा याद है। अगर वो बच्चे ना बता पाए तो उन बच्चों को पुलिस के हवाले कीजिए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके, क्योंकि वो जिंदगी शुरू होने से पहले ही कुछ इस तरीके से इनकी सपनों को मारकर कुचल दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मोटा पैसा कमा सकें, एक दूसरा शख्स अच्छी जिंदगी जी सके, किसी और बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर उसे धूल में मिलाकर। ये कौन सा इंसाफ है। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे रैकेट को हमने तोड़ तो दिया है, कमर तो तोड़ दी है, लेकिन इस पूरे रैकेट का जो किंग पिन है वो रह रहकर फिर से पनपता है। मान लीजिए पुलिस ने अभी दबिश दी है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये रैकेट शांत हो जाता है, फिर अचानक से ये रैकेट फिर से जागेगा किसी और नाम से, किसी और नई जगह। ऐसे में लोगों को चाहिए कि जो भी बच्चों देखते हैं कि आसपास कोई बच्चा भाग रहा है या कोई बच्चा भीख मांग रहा है, रुक कर बस उससे पूछ ले, क्या बच्चे तुम ठीक हो? नहीं ठीक हो तो उस बच्ची को लेकर थोड़ी सी सतर्कता बरतते हुए पुलिस को बताइए कि बच्चा भूला भटका हुआ है, इसे जबरन भीख मंगवाया जा रहा है। थोड़ी सी आपकी सतर्कता किसी की जिंदगी संवार सकती है, एक आप अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छा सिटीजन बन सकते हैं। तो फिलहाल के हमारी कोशिश थी कि किस तरीके से आप पुलिस ने एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस पूरे केस को जिस तरीके से सुलझाया वो काबिले तारीफ है। जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।